हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए आज के दिन के बाद पेपर सॉल्यूशन कराते हैं। बहुत दिन हो गए, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम ये नहीं कर पाए थे। ज़रा जल्दी जल्दी फटाफट शुरू करते हैं भैया, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय है। तो लेखांकन की तुलना परंपरा का मतलब क्या होता भैया? एक समय अवधि के व्यय का उसी अवधि के आगम से तुलना करने से होता है। ठीक है। तुलना परंपरा के अनुसार एक लेखांकन अवधि में किए गए व्यय का उसी अवधि की मान्यता प्राप्त आगम से मिलान किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत जो है एक्रूअल प्रिंसिपल है भैया। कौन सा प्रिंसिपल है? एक्रूअल प्रिंसिपल है, यानी उपार्जन सिद्धांत, उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वास्तविक रोकड़ अंतर प्रवाह या बहिर्गमन के जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो के समय को सम्मान नहीं देता। ठीक है। जो रोकड़ का आना और जाना होता है उससे मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि एक समय अवधि से संबंधित जितने भी व्यय हुए हैं उसकी तुलना एक समय अवधि से संबंधित समस्त आयों से की जानी चाहिए, चाहे वो प्राप्त हुए हो या ना हुए हो, चाहे उनका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो। यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो से मतलब नहीं, बल्कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट पेड, ठीक है, उनसे कंपैरिजन करना। तो तुलना परंपरा कहलाती है। ठीक है। मिलान की अवधारणा भी कहते हैं इसको। ओके, आगे बात करते हैं भैया। तो ये हो जाएगा डी। कह रहा है पूंजी बराबर होती है। तो पूंजी जो होती है वो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी के बराबर होता है। तो अगर हमें पूंजी चाहिए हो तो संपत्ति में से पूंजी घटा दो, संपत्ति में से दायित्व घटा दो तो पूंजी आ जाएगी, और अगर संपत्ति में से पूंजी घटा दो तो दायित्व आ जाएंगे। डेफिनेट है। क्लियर है बात? तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। तो ग्राहक को दी गई नकद छूट ग्राहक के खाते में जाएगी। ठीक, क्योंकि छूट खाते में ग्राहक को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। तो जो क्रेडिट की जाएगी नकद छूट, वो ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जाएगी। यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट छूट अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। जो कि छूट दी गई है तो ये डेबिट होगी, लेकिन जब ग्राहक के खाते में लिखी जाएगी तो वहाँ पर जो है ग्राहक का खाता जो है इससे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जबकि दी गई छूट डेबिट होती है, और जब हम छूट खाते में लिखते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और जब देनदारों के खाते में लिखते हैं तो देनदारों का खाता क्रेडिट किया जाता। ओके, आगे देखिए, यहाँ क्रेडिट ना होकर के P&L अकाउंट भी हो सकता था, ग्राहक का खाता ना होकर के।
अगर P&L अकाउंट दिया होता तो P&L अकाउंट आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब ग्राहक के द्वारा जमा की गई राशि उसके आहरण से अधिक होती है तब यह अधिविकर्ष सूचित करता है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। जब ग्राहक के द्वारा जमा की गई राशि उसके आहरण से अधिक होती है, ठीक है, तो यह अधिविकर्ष नहीं कहलाता, बल्कि ये अनुकूल शेष दर्शाता है। ठीक, आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरण तैयार करता है, ये भी गलत। बैंक समाधान विवरण पासबुक तथा रोकड़ बही के रोकड़ खाने की सहायता से तैयार होता है, ये भी गलत है। पासबुक हमेशा जमा शेष दर्शाता है, ये भी गलत है। यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, समान प्रकार की मदों को समूहबद्ध करके उन्हें संबंधित लेखाओं में अंतरित करने को जो है भैया पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहते हैं। तो ये सी हो जाएगा, यानी ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग आइटम टू द रिलेटेड अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षक है। तो एक आंतरिक अंकेक्षक एक कर्मचारी होता है, कंपनी का कर्मचारी होता है, जो कि साधारणतः कोई अकाउंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई सीए भी हो सकता है, उसकी कोई योग्यता जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, आंतरिक अंकेक्षक जो है कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सीए ही होगा। आगे देखिए, लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है। तो लेखांकन की उपार्जन प्रणाली जो है वो व्यापारिक प्रणाली भी कहलाती है। जरा इस बात को नोट कर लेना बहुत अच्छे से कि लेखांकन की उपार्जन प्रणाली जो होती है उसे व्यापारिक प्रणाली भी कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जाता है संचालक मंडल द्वारा। ठीक है, प्रबंध अंकेक्षण के लिए जो आदेश देगा वो संचालक मंडल देगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ह्रास की किस पद्धति से संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है? तो ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत, ठीक है, संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है, क्योंकि उसका जो विनियोग करते जाते हैं हम, वो अलग से उसका डेप एक अन्य खाते में लगाते चले जाते हैं, जिसे हम ह्रास प्रावधान खाता या ह्रास कोष खाते के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता? तो घटती हुई पद्धति की दर से। जब ये 5% रह जाता है तो उस पर डर नहीं लगता भैया, याद रखना। आगे देखिए, कर वैध नहीं है तो टैक्स इज नॉट वैलिड। टैक्स इज नॉट वैलिड मतलब कर अवमंचन, एवेशन। जब आप आयकर के अधिनियम के 1961 के नियमों का उल्लंघन करते हुए कर बचाते हो तो ये कर अपवंचन कहलाता है। और कर अपवंचन जो है वो वैध नहीं है बल्कि अवैध है, ये कर की चोरी है एक तरह से। ठीक, आगे देखिए, मोहन को 2000 रुपये वेतन दिया, इस लेन देन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो जब हमने वेतन दिया तो वेतन खाता डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक, लेकिन कभी कभी याद रखना, अगर क्लोजिंग एंट्री पूछी जाए तो P&L अकाउंट डेबिट होगा
और सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर यहाँ ये लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा, वेतन कहाँ क्रेडिट होगा ये पूछा जाएगा, वेतन कब क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर डेबिट नहीं पूछेगा, क्रेडिट पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? तो पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम जो है, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? डेबिट शेष बताएगा, बाकी सब क्रेडिट होंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नई मशीन लगवाने के लिए दी गई मजदूरी वेतन खाते में डेबिट की गई, ये सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई आपकी, ये सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई। आगे देखिए, समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो पूर्वदत्त बीमा। ये क्या होता है? पूर्वदत्त बीमा। आगे देखिए, यदि बिक्री 1,20,000 यदि बिक्री 1,20,000 रुपये, सकल लाभ लागत का 1/3, लागत का 1/3 मतलब भैया 1/4 हो गया बिक्री का। ठीक, तो 30,000 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। क्रय हो गया 98,000 का, अंतिम रहती है 18,000 का, तो ओपनिंग रहती है क्या होगा? तो 1,20,000 प्लस 18,000 1,38,000, 1,38,000 में से आप 1,28,000 घटा देंगे 90,000 क्रय के और 30,000 रुपये प्रॉफिट के, तो ये आपका 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला लगा देंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 निकाल देंगे 1,20,000 का, 30,000 आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। यदि प्रारंभिक रहतिया 2,45,000, क्रय 15 लाख, विक्रय 17,40,000, सकल लाभ लागत का 20%, तो अंतिम रहतिया होगा। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, अंतिम रहतिया निकालने के लिए 245 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारा 17,45,000। बिक्री हमारी 17,40,000 की। ठीक, लाभ की दर 20%, 20% मतलब 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 20/120 करके हो जाएगा, मतलब 1/6। नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, लागत पर दी है तो उसका फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बना करके कितना आएगा भैया? ये फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20/100 यानी 1/5 प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/6। 17,40,000 का 1/6 निकालेंगे तो 2,90,000 रुपये आ जाएगा। तो 2,90,000 रुपये जब हम प्लस करेंगे 17,45,000 में, तो ये कितना आएगा भैया? 17,45,000 प्लस 2,90,000। ठीक,
इन्हें प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 20,35,000। 20,35,000 में से जब हम घटाएंगे 17,40,000 तो ये हमारा 2,95,000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स जो वर्क्स मैनेजर है स्वयं को तथा वाई को कमीशन मिलने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ का 5% कमीशन पाता है। वाई को जनरल मैनेजर है स्वयं को तथा एक्स को कमीशन मिलने के बाद बचे हुए लाभ का 10% कमीशन पाता है। यदि एक्स तथा वाई की कमीशन देने से पूर्व लाभ, तो यहाँ पर देखिए एक्स जो है वर्कर्स है, तो हम सपोज कर लेंगे कि एक्स का जो कमीशन है, सपोज कर लिया हमने एक्स का कमीशन बराबर एक्स का कमीशन जो है कितना हो गया, एक्स का कमीशन बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो वर्क्स मैनेजर का कमीशन मान लिया हमने एक्स, ठीक है भैया। वर्क्स मैनेजर को एक्स कमीशन दे दिया, तो वाई को कमीशन यानी कि वाई को कमीशन कितना मिलना चाहिए, तो वाई को कमीशन कितना मिलना चाहिए, 1,000 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद गुणा 10/100, ठीक है। एक्स का जनरल मैनेजर का कमीशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे उसके बाद में तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1,000 माइनस एक्स बटे 10, 1,000 माइनस एक्स बटे 10 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जब हम निकालेंगे वाई का कमीशन, ठीक है, तो वाई का कमीशन वर्क्स मैनेजर का कमीशन जो होगा, वर्क्स मैनेजर का कमीशन बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1,000 माइनस एक्स बटे 10 ब्रैकेट बंद गुणा 5/100। तो इस तरह से जो आएगा भैया, ये घटा करके आ जाएगा 10,000 माइनस 10,000 मतलब 9,000 माइनस एक्स बटे 10, ठीक है, गुणा 5/100। तो जब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 9,000 माइनस एक्स बटे 200, ठीक है भैया। अब बात आती है एक्स बराबर हमारा जो है वो कितना है भैया, एक्स बराबर हमारा है 9,000 माइनस एक्स बटे 200। अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो 200x बराबर 9,000, 200x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 200x बराबर हमारा हो जाएगा 9,000 माइनस एक्स। अब 9,000 200x में से 200x में से x उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, ठीक, तो कितना हो जाएगा, है 199 हो जाएगा। तो उसके बाद में हम जब से डिवाइड करेंगे तो ये 45 रुपये आएगा भैया, ठीक है। लगभग 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसे 45 कर लेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निश्चित तिथि की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, तो आर्थिक चिट्ठा, ठीक है भैया। अगला देखिएगा, ये कह रहे हैं किराया क्रय लेन देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में ह्रास किस मूल्य पर लगाया जाता है, तो किराया क्रय पद्धति के संबंध में क्रेता डेप अगर लगाएगा संपत्ति पर तो वो नगद मूल्य पर लगाएगा, ठीक है भैया। अगला देखिएगा, दिवालिया लेखों में आरक्षित लेनदारों को किस सूची में दिखाया जाता है, तो ये सूची ए में दिखाया जाता है। आगे देखिए, यदि बिक्री में कमी
19,50,000 तथा सकल लाभ की दर 10% है, तो लाभ की हानि होगी। तो 1,90,000 का 10% 1,95,000 हो जाएगा। शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन 100 करके ये निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य ने जीएसटी लागू किया? तो ये आपस नहीं है, अपम नहीं है, बल्कि असम है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, असम है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में कंपनियों का अंकेक्षण सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया था। तो ये 1913 में भारत में कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है रूढ़िवादी परंपरा का प्रभाव होगा। तो रूढ़िवादी परंपरा का प्रभाव क्या होगा भैया? संपत्तियों का अवमूल्यन हो जाएगा। संपत्तियों का क्या हो जाएगा? अवमूल्यन हो जाएगा। यानी कि हम संपत्तियों को बाजार मूल्य और लागत मूल्य, ठीक है, जो चालू संपत्ति होती है उन पे जो कम होता है उस पर दिखाते हैं, इसलिए संपत्तियों का अवमूल्यन कहलाता है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है तो सार्वजनिक संस्थाओं में प्रयुक्त होती है, यानी सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं के लिए, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं ये इसके आंसर है भैया, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? तो जीएसटी इन पोर्टल के नाम से तैयार किया गया है। आगे देखिएगा, केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये 148 है। केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद 148। आगे देखिए, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1977 में हुई थी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक डूबी हुई रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का आधार कौन है भैया? रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार जो डूबित ऋण होते हैं उनका समायोजन करने के लिए व्यवस्था करके चली जाती है। आगे देखेंगे भैया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? तो प्राप्तकर्ता जो है दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है भैया। तो प्राप्तकर्ता डेबिट और मतलब लेने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 माह पूर्व मुफ्त में दिया और 12 लाख रुपए का था उस समय, और जब आज उसकी मूल्य संपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो वो 14 लाख रुपए है। परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार आज उसे आर्थिक चिट्ठे में दर्ज किया जाएगा, तो 12 लाख का था, 12 लाख में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक कंपनी के अंकेक्षक के द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति की लिखित सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर दे देनी चाहिए भैया। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये 30 दिन की जो बात है ये है कंपनी एक्ट 1956 की बात। अगर बात हम करते हैं कंपनी एक्ट 2013 की, तो ये 15 दिन कर दिया गया भैया। ठीक है, या 15 डेज कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 30 दिन था, लेकिन 2013 से जो है
ये 15 दिन है। अगली बात करते हैं भैया, अंकेक्षण एक बीमाकर्ता नहीं, उसका कर्तव्य केवल सामग्री सावधानी व कुशलता पूर्वक यह निर्णय दिया गया था कि न्यायालय केस में अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, एक बीमाकर्ता नहीं है भैया। ठीक है, तो ये कहाँ में था? लंदन एंड जनरल बैंक केस में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आश्रित शाखाओं में डूबत ऋण को किस खाते में दिखाते हैं? तो डूबत ऋण को जो दिखाते हैं हम देनदारों के खाते में दिखाते हैं। ठीक है भैया, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखिए, विभागीय लेखों में विज्ञापन को किस आधार पर बांटा जाता है? तो बिक्री के आधार पर जो है विज्ञापन व्यय को बांटा जाता है भैया। ठीक है, आगे देखिए, निवास के आधार पर करदाता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देय वेतन भारत पर, तो ये देय वेतन भारत में कर ही लगेगा, भारत से प्राप्त हो, भारत में प्राप्त हुआ समझा जाए, भारत में उपार्जित हो, भारत में उपार्जित हुआ समझा जाए। ये 4 कंडीशन प्रत्येक करदाता के लिए भारत में कर देने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है भैया, भारत में कर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, किन चेकों के लिए कोषागार या बैंक के पहले से ही सूचना देनी चाहिए? तो 1000 रुपये से अधिक के लिए जो है पहले से ही बैंकों को सूचित किया जाना चाहिए। आगे देखिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1000 रुपये से अधिक राशि के वाउचर प्रस्तुत किए जाएंगे तो वहाँ लेखाकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं विभाग अध्यक्ष किसी भी जुर्माने की माफी संबंधित सूचना विभागीय अध्यक्ष किसी भी जुर्माने की माफी संबंधित सूचना किस प्रपत्र में भारत महालेखाकार को भेजेगा? तो प्रपत्र GA11 में भेजेगा भैया ये। ठीक है, आगे देखिए, सरकारी भवनों के किराए, सरकारी भवनों के किराए का निर्धारण करने कौन करता है भैया? तो जो सरकारी भवन होते हैं उनके किराए का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? किसे करना चाहिए? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, बिजली विभाग को या सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना चाहिए ये काम? ये किसका काम है भैया? तो ये जो काम है ये सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है भैया, सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है। इसमें जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग काम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लेखाकार अपने लेखों का सारांश नियंत्रण अधिकारी को प्रत्येक माह को भेजेगा। यदि लेखों में कोई
त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए कार को भेजा जाएगा प्रपत्र GA10। अगला क्वेश्चन देखिए, महालेखाकार अपने लेखों का सारांश जो तैयार करेगा वो प्रपत्र GA10 में करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सरकारी धनराशि चेक, DD, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट या नकद में स्वीकार की जाएगी। तो भैया ये सामान्य वित्तीय नियम का वित्तीय एवं लेखा नियम 42 में की जाएगी। आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 42 फिर से रिपीट हो गया बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO के कार्यालय के लेखों का आंतरिक जांच की जाती है। क्या होता भैया? क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कौन होता है? RTO, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। तो आयुक्त परिवहन विभाग या अंकेक्षक द्वारा, ठीक है, आयुक्त परिवहन विभाग का अंकेक्षण दल द्वारा ये काम किया जाएगा भैया। आगे देखते हैं, आगे है, रोकड़ के अनुसार डेबिट से 40,000 चेक जमा कराए परंतु बैंक में जमा नहीं हुए 5,000। तो देखिएगा 40,000 में से 5,000 कम कर दो, हैंड टू हैंड करते चलो, क्या जोड़ेगा क्या घटेगा उसे देखते चलो, बस क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे इसके। तो 40 में से 5 कम होगा तो 35 बचेगा। दोबारा 1 मिनट, रोकड़ बही के अनुसार 40,000 रुपए का शेष है, बैंक में जमा किए 5,000 रुपए, तो कितने रह गए भैया? हमारे अकॉर्डिंग 40 में से 5 कम जमा कर दिए तो 45 होगा, लेकिन वहां जमा नहीं हुआ तो कम कर दो, तो यानी माइनस का पॉइंट हो गया। तो 40 में से 5 माइनस में चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 45, 5,000 जो है वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और 10,000 रुपए प्लस हो जाएंगे, तो 45,000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, 11 की पावर 2, 12 की पावर 2, 13 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट 20 की पावर 2 का मान होगा। तो भैया एक फार्मूला होता है कि जब ये स्क्वायर वाली बात आ जाती है तो हमारा एक फार्मूला होता है 1/6 n ब्रैकेट शुरू n+1 ब्रैकेट बंद 2n+1, ठीक है। तो देखो भैया इसका फार्मूला लगेगा 1/6 n ब्रैकेट शुरू n+1, दूसरी ब्रैकेट में 2n+1, ठीक है। अब दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं भैया इसे, क्या, या इसी में वैल्यू पुट अप कर दो, तो इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है, तो -1/6 n ब्रैकेट बिगिन n+1
तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे भैया। ऐसा क्यों हुआ कि हमने एक बार प्लस करा और एक बार माइनस करा। तो भैया एक चीज होती, जब ये चीज आ जाती ना 11 का स्क्वायर, ठीक, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो एक डिजिट बढ़ती चली आ रही है। तो इसका फार्मूला जो होता है वैल्यू निकालने का, वो तरीका यही होता है एक्स, तो इसका तरीका यही होता है 1/6 ब्रैकेट बिगिन एन ब्रैकेट शुरू n+1 ब्रैकेट बंद 2n+1 ब्रैकेट बंद माइनस 1/6 n ब्रैकेट शुरू n+1 ब्रैकेट बंद s21। ठीक है, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा भैया, 2485 रुपये का यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने बोला है लिखना इसी तरह से है, ठीक, 2485 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पिछली बार में इसका सॉल्यूशन करा नहीं, इसका नहीं था, वो दूसरे टाइप का था। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन आया है अभी। तो अगर आ गया हो समझ में तो मुझे ठीक, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको सोल्व करके हैंड से दे दूंगा आपको। ओके, आगे देखिएगा, एक संख्या को 2 गुना करके इसमें 9 जोड़ा जाता है तो वो संख्या 75 हो जाएगी। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 2 गुने कर दिए तो ये 8 आ जाएगा आंसर, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये कह रहा है x बराबर 4 y बराबर 9, तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो भैया 4 की पावर 1/2 का मतलब हो गया 2, और 9 की पावर 1/2 का मतलब हो गया 3। तो बेटा 4 2 प्लस x बराबर 4 y बराबर 9, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x बराबर 4 है, y बराबर 4 है, तो x की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2, ठीक, और 9 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं ए नंबर इज डबल्ड अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये कहा है यदि x बराबर 4 y बराबर 9, ये तो हो गया ना भैया 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 5 कैसे आया, समझ में आ गया। आगे देखिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज
₹150 प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है भैया, तो देखिएगा यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हमें नहीं पता कि साधारण ब्याज कितना है। ठीक है भैया, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, साधारण ब्याज निकालने के लिए देखिए 150 रुपये साधारण ब्याज है, ब्याज प्राप्त करना है हमें 150, ठीक, 4% दर से है, तो 4% का मतलब हो गया कि 4/100। हमें नहीं पता मूलधन कितना है, हमने तो ये लगा लिया x, मान लिया x गुणा 4/100 गुणा 6 महीने, तो 6/12, ठीक, 6/11, 6/12। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा 7500 रुपये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 7500 रुपये आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन के स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऐसी संख्याएं जिनका योग 3 से डिवाइड हो जाता है, जैसा ऐसा योग जिनका योग 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इनका टोटल लगाते हैं कि 5 4 3 2 7, स्टार, देखो दोबारा सुन लो, 5 4 3 2 स्टार 7 9, तो इनका टोटल करो कितना होगा, 5 4 3 12 2 14 7 21, 21 प्लस x बराबर तो यहाँ देखिएगा 21 इनका टोटल आ रहा है, तो टोटल आने के बाद में 21 प्लस x/9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए। तो इनका टोटल करते हैं तो ये 21 आता है। 21 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 0 जोड़ते हैं तो 21 ही आएगा, 1 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 9 करते हैं तो 30 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। लेकिन 6 जोड़ने पर डिवाइड हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 6 हो जाएगा। आगे देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई, ये जरा थोड़ा गलत हो गया था, 180 लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, उसको ठीक कर लेना। 18 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो जरा देख लीजिएगा। 18 पाई अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है भैया, 2πr³ होता है। 2πr³ बराबर हमारा 18πr³ है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सिंपलीफाई करके आ जाएगा हमारा 3 राइट आंसर। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 3:1 का अनुपात है। यदि 20 अधिक, ठीक है, बेटे तो तथा 10 कम उत्तीर्ण होते हैं तो अनुपात 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या
तो ये भैया हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया y बराबर y मान लिया कि y उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, x माइनस वाई। तो रेशियो क्या हो जाएगा, y अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से तो आगे देखिएगा भैया, x अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 3/1। अब y बराबर हम इसे ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर 3x माइनस 3y हो जाएगा, 3x माइनस 3y। अब y बराबर इतना है, अगर हम इसका दोनों तरफ का योग 0 करें तो क्या हो जाएगा भैया, 3x माइनस 4y बराबर 0, 3x माइनस 4y बराबर 0। ठीक, आगे देखो, y बराबर 3x माइनस 3y, 3x बराबर 4y, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में जो आ जाएगा, ये नीचे कैलकुलेशन कर रखी है हमने, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 280। 280 के बाद में देखिए बेटा, ये कहा है किसी वस्तु का विक्रय विवरण उसके क्रय विक्रय क्रय क्रय मूल्य का आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य देखिए, अगला क्वेश्चन देखें भैया, ये कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2। तो बेटा मान लिया हमने लागत मूल्य जो है वो x हो गया, ठीक है। तो वस्तु का जो है हमने क्रय मूल्य x मान लिया। अब ये कह रहे हैं विक्रय वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 है, तो विक्रय मूल्य बराबर 3/, तो यहाँ पर जो है तो ये 50% आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया कैसे, यानी कि आपने x मान लिया, सपोज करो, है नी। अब x मान लिया तो ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य का 3/2, तो 3/2 x का 3/2 जो आएगा 3x/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफिक एग्जामिनेशन होगा, अगला देखेंगे भैया, ये कह रहे हैं कि भुगतान के लिए ये 50% कैसा है, आ गया समझ में। यानी कि जब हम x का निकालेंगे 3/2, ठीक, तो इसकी जो 3/2 होगा वो लागत हो जाएगी 3x/2, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/x ऑफ इट्स प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3x/2, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3x/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा x/2, ठीक है। अब x/2 की हम परसेंटेज निकालेंगे तो x/2
अपॉन x इंटू 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए हमें बैंक के पास एक खाता खोलना होगा। बचत खाता, चालू खाता, मर्चेंट खाता। आगे देखिएगा कि ये है आपका सेंट का मतलब होता है, तो सेंट का मतलब होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्रेडिट कार्ड की जांच के लिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड की जांच के लिए क्या होता है भैया, ये दोनों ही होते हैं। क्रेडिट कार्ड भुगतान टर्मिनल भी होता है, पॉइंट भी होता है भैया, दोनों ही चीज होती है भैया। ये आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर के और बाहर अनाधिकृत संचार को रोकना जिससे संगठन को व्यापक नेटवर्क ना हो। ठीक है, तो क्या होगा भैया, अपने नेटवर्क और इंटरनेट की सूचना नेटवर्क में अंदर और बाहर अनाधिकृत संचार को रोकता है किसी संगठन को अपने नेटवर्क और इंटरनेट से, जिससे संगठन और अपने नेटवर्क और इंटरनेट से बीच यातायात पर सुरक्षा नीति लागू हो की जाती है, की अनुमति है। तो अनुमति क्या है की मिलती है भैया, वो नेटवर्क फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड के अनुसार मनाया जाता है। ओके, आगे देखिए, तो ये क्या होता है कि नेटवर्क फेयरवेल की अनुमति मिली है भैया। ठीक है, आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था ये भैया, देखो, नेटवर्क में अंदर से बाहर अनाधिकृत संचार को रोकता है जिससे संगठन को अपने नेटवर्क और इंटरनेट के बीच यातायात पर सुरक्षा नीति लागू करने की अनुमति मिलती है। तो ये नेटवर्क फायरवॉल है। आगे, बेईमान कलाकारों द्वारा स्थापित कपटपूर्ण साइटों को बनाना संगठनों द्वारा विकसित प्रकाशित होने वाली कहाँ जाता है बेटा, स्पूफिंग कहा जाता है, स्पूफिंग, इसको स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, उपयोगकर्ताओं के सिस्टम के में प्रवेश प्राप्त करना और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अपनी फाइल प्रणाली को स्कैन करने को जाना जाता है स्नूपिंग कहा जाता है भैया, इसे इसे कहा जाता है स्नूपिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमले, अटैक सुनिश्चित तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये हमले मुश्किल हैं और केवल तभी सफल होते हैं जब हमलावर दुकानदार के बारे में कुछ जानता है तो अनुमान लगाना पासवर्ड है, सीधी सी बात है इसका। ये कह रहा है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता की को जानकारी स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया है, तो क्रिप्टोग्राफी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिएगा, ये कह रहा है जवाबदेही बनाने के लिए
अनाधिकृत उपयोगकर्ता को जानकारी स्पष्ट बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को जानकारी स्पष्ट पहुंचती है भैया, कहाँ की प्रक्रिया होती है। अनाधिकृत उपयोगकर्ता को जानकारी स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है भैया? क्रिप्टोग्राफी। अगला देखिएगा, ये कह रहा है जानकारी को एक बार फिर से पढ़ने योग्य बनाने के लिए एन्क्रिप्शन की रिवर्स प्रक्रिया कहलाती डिक्रिएशन कहलाती है। डिक्रिएशन अगला क्वेश्चन है, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ने योग्य बनाने के लिए एक सुनिश्चित एन्क्रिप्शन मिलता है। एक जानकारी को एक बार फिर से पढ़ने योग्य बनाने के लिए एन्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, तो डिक्रिएशन की जरूरत पड़ती है भैया, ठीक है। रिवर्स प्रक्रिया डिक्रिएशन के लिए, ओके। आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, यदि संदेश को प्रेषक के साथ आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया, संदेश को प्रेषक के साथ जोड़ने के संदेश को प्रेषक के साथ जोड़ने का एक तरीका प्रदान करता है और एक सामान्य हस्ताक्षर के समान है, तो ये क्या है भैया? तो यहाँ देखेंगे भैया, ये क्या रहा है, संदेश के प्रेषक के साथ जोड़ने का एक तरीका प्रदान करता है और एक सामान्य हस्ताक्षर के समान है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे भैया, ठीक है। ये आज पेपर पूरा सोल्व हो गया, इंशाल्लाह अगले पेपर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे, ओके, क्लियर है। चलिए फिर, बाकी रात बहुत हो रही है, बाकी कल लेकर आता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, ठीक है भैया।